नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियन ने सोमवार और मंगलवार को भारत बंद का ऐलान किया है। इस हड़ताल में बैंक यूनियन भी शामिल है। बंद की वजह से 2 दिन बैंकों का कामकाज भी ठप है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार श्रम संहिता को खत्म करे और किसी भी तरह के प्राइवेटाइजेशन को तुरंत रोके, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन यानी कि एनएमपी को खत्म करे और मनरेगा के तहत मजदूरी आवंटन को बढ़ाए और ठेका श्रमिकों को नियमित करे। इस हड़ताल में आपको बता दें कि इस हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं हुआ। संघ ने कहा कि भारत बंद राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य चुनिंदा राजनीतिक दलों के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या बंद करना ही एकमात्र समाधान है और क्या बीएमएस ने जिस तरह से कहा है यह बंद राजनीति से प्रेरित है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से खेमचंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। थैंक यू। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मालिक जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंसारी साहब। और हमारे साथ ट्रेड यूनियन के सदस्य विजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अध्यक्ष भी हैं नेशनल पब्लिक हेल्थ अलायंस के दिल्ली स्टेट सेक्टर। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। विजय कुमार जी, आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है जी आवाज। विजय कुमार जी, आखिर क्या बंद ही एकमात्र समाधान है? देखिए, आज की सरकार है ना, किसी भी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बंद का आह्वान भी पहले फरवरी में किया गया था, लेकिन फरवरी को एक्सटेंड किया गया केवल इसीलिए कि सरकार हमारी बात को माने। जो श्रम कानून में बदलाव है, निजीकरण की नीति है, निजीकरण को पर रोक लगाए, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को पक्का करे। जो हमारी और डिमांड है कि नई पोस्टों का सृजन किया जाए, जो पुरानी पोस्टें सेल्सन पोस्टें उनको भरा जाए। ये सरकार के पास तक अभी तक कोई नहीं जा रही। ये हेल्थ सेक्टर की डिमांड है, बाकी हेल्थ सेक्टर की किसी और जा रहे हैं। लेकिन सरकार के आज देखा जाए तो बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। बेरोजगारी की तरफ सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मेरा सरकार से हम लोगों का केवल ये कहना है कि सरकार जनता की आवाज को सुने, ना कि अपनी पॉलिटिक्स चलाती रहे। इसमें पॉलिटिकल कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ये जनता की, आम जनता की। लेकिन बीएमएस तो कह रहा है कि राजनीति से प्रेरित ये भारत बंद है और कुछ राजनीतिक दलों के एजेंडे को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। ये राजनीतिक दलों का एजेंडा कैसे हो सकता है जब बेरोजगारी का राजनीतिक एजेंडा हो सकता है? देश के अंदर बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। हर परिवार के अंदर एक आदमी कमाने वाला होता, 7 आदमी खाने वाले के। इसमें क्या, इसमें कौन सा एजेंडा है? पॉलिटिकल एजेंडा है। केवल भर्तियां क्या प्राइवेट भर्तियां हो रही है। सारी चीजों को बेचा जा रहा है। बैंक प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एयर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सारी चीज प्राइवेटाइजेशन हो रही है। इसमें राजनीतिक मुद्दा क्या है? लेकिन बंद से जो आम जनता को परेशानी हो रही है विजय कुमार जी, उस पर भी तो गौर करने की जरूरत है। देखिए, सरकार को उससे पहले समझ लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर की जहां तक मैं बात करूं, हेल्थ सेक्टर को बिल्कुल बंद के अलग रखा गया है, क्योंकि वो एक इसेंशियल सर्विस है और इसेंशियल सर्विसेज जनता के हित के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई है। लेकिन सरकार सरकार हेल्थ सेक्टर के कर्मचारियों की मांगों को कहां सुन रही है? लेकिन आप ये भी तो देखिए कि बैंक शनिवार रविवार को अवकाश की वजह से बंद थे। सोमवार मंगल को वो बंद आपके आह्वान में शामिल हो गए, हड़ताल में शामिल हो गए और 4 दिन बैंक बंद होने का मतलब समझ रहे हैं आप अर्थव्यवस्था को लेकर। और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं पिछले 2 सालों में, कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर, अब जो बैंक बंद है, अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बैंक का देखो, अर्थव्यवस्था पर फर्क है कि जिस टाइम पे कोरोना काल चला है, बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांग, ऐसा तो नहीं है कि एकदम बंद का आह्वान कर दिया। पहले सरकार से अवगत कराया, उससे पहले भी सरकार ने 2 दिन की सैलरी कटवाने के लिए बैंक कर्मचारी तैयार रहे। उन्होंने अपनी सैलरी भी कटाई है, लेकिन सरकार को चाहिए था कि कम से कम उनको बुलाकर उनसे बात तो करे। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं खेलचंद्र शर्मा जी। बात करने को तैयार नहीं है। बात करने को तैयार नहीं है सरकार उनकी मांगों को लेकर, इसलिए ये बंद है। क्यों सरकार बात करने को तैयार नहीं है?
देखिए, इस सरकार से ज्यादा ओपननेस किसी सरकार में नहीं होगी। हम हमेशा बात करने के लिए तैयार हैं। आप आए, बात करें, बात चल रही है, बात लगातार हम करते रहते हैं। लेकिन राजनीति जो महत्वाकांक्षा है, राजनीति अगर इसके पीछे है तो हम उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो फार्म प्रोटेस्ट हुई थी उसकी सच्चाई बाहर आ रही है। किस तरीके से योगेंद्र यादव जी ने बताया कि हमने तो एक अच्छी पिच बिछाई थी लेकिन विपक्ष उससे अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाया। ये हमने एक बहुत बड़ा इस तरीके से माहौल बनाया कि भाई सरकार जो है उत्तर प्रदेश में हार जाए। तो वैसा ही डिफरेंट यूनियन है वहां पे कर रही है। और ये जो आज देखेंगे आज का बंद पूरी तरीके से फेल है। कुछ स्टेट जहां पे कम्युनिस्ट हैं या फिर एंटी बीजेपी की सरकार है वहां थोड़ा बहुत चल रहा है, बाकी पूरी तरीके से फेल है। क्योंकि अब ये बात करते हैं रोजगार की, अरे सभी को तो सरकार में रोजगार दिया नहीं जा सकता। करोड़ों की संख्या में रोजगार मिले, एंटरप्रेन्योर बने, काम मिले और खुद भी व्यक्ति काम करे, चार और लोगों को भी काम दे, उसकी व्यवस्था ये सरकार कर रही है। आपने देखा किस तरीके से मुद्रा के अनुसार हम लोगों ने लोन दिया। शर्मा जी, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि करोड़ों लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता। सरकार में आप हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। करोड़ों क्या अरबों लोगों को आपको रोजगार देना होगा। अगर सत्ता में बैठे हैं तो जिम्मेदारी लीजिए। हर्ष जी, आपका सवाल हो गया है। हम सरकार में हम जिम्मेदारी लेते हैं। नहीं, अभी आपने कहा ना कि करोड़ों लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता। लेट मी स्पीक प्लीज जी। लेट मी स्पीक। मैंने क्या बोला, सभी लोगों को गवर्नमेंट में जॉब नहीं दी जा सकती, ये इम्पॉसिबल है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे को दुनिया का कोई भी देश दिखा दीजिए जो समस्त अपनी जनसंख्या को सरकार में नौकरी देता हो। नहीं, लेकिन हाँ नौकरी दी जाए, काम हो, धंधे हो और उसकी व्यवस्था लगातार हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार एंटरप्रेन्योर बनाने पे फोकस कर रही है, लोगों को स्किल करने पे फोकस कर रही है। और जो 5G टेक्नोलॉजी आएगी उसके माध्यम से जो यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंक्रीज होगा, नए नए इक्विपमेंट आएंगे, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। उस चीज पे हमारी सरकार ने पूरे रोड मैप बना के पूरी तरीके से तैयारी की हुई है। हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिस दिशा में हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके, खुद को भी काम दे सके, चार और लोगों को भी काम दे सके। वो आप देखेंगे और करोड़ों की संख्या में युवा बाहर निकल के आए हैं और उनके काम धंधे स्टेब्लिश हुए हैं और उनको जो सपोर्ट चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो इकोसिस्टम चाहिए, वो इकोसिस्टम बनाने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन कुछ लोग बस रटी रटाई बात महंगाई है, रटी रटाई बात बेरोजगारी है। अरे बेरोजगारी का मतलब आप मैपिंग सरकारी जॉब से नहीं कर सकते। खेमचंद शर्मा जी, क्या महंगाई नहीं है? दे रहे हैं, लेकिन हम करोड़ों की संख्या में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। खेमचंद्र शर्मा जी, क्या महंगाई नहीं है? जॉब खड़ी कर रहे हैं। खेमचंद्र शर्मा जी, क्या महंगाई नहीं है? हर्ष जी, कंपेयर कर लीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। यूपीए के टाइम में खेमचंद शर्मा जी, तुलना छोड़ दीजिए। अगर यूपीए ने नहीं किया तो सत्ता से बाहर है ना 2014 से। तुलना छोड़ दीजिए या मेरे को बोलने दो। नहीं, तुलना छोड़ दीजिए। आपका सवाल हो गया तो प्लीज बोलने दो। तुलना छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। वेट कर लेता हूँ। तुलना छोड़ दीजिए। अब छोड़ दिया, ठीक है। अब लेट मी स्पीक जी। अब करंट सिनारियो में दूसरे देशों को तो कंपेयर करोगे जी। जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, आप अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ले लीजिए, यूरोपियन अर्थव्यवस्था को लीजिए, पड़ोसी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को, किसी भी अर्थव्यवस्था को लीजिए, देखिए क्या महंगाई है या नहीं। क्योंकि इंटरनेशनल सिनारियो ऐसे हैं, उसकी वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से इंपैक्ट आया है। लेकिन भारत में फिर भी ये कंट्रोल में है। आप देखिए कहीं भी किसी भी अमेरिका को कंपेयर कर लीजिए, यूरोप को कंपेयर कर लीजिए, किसी भी जो बड़ी इकोनॉमी है, आप चाइना को कंपेयर कर लीजिए, हर जगह बड़ी है क्योंकि इंटरनेशनल सिनारियो ऐसे। लेकिन भारत में जब से यूपीए सरकार गई है और हमारी एनडीए सरकार आई है, तब से आप देखोगे महंगाई ओवरऑल कंट्रोल में है। मैक्सिमम चीजों को हमने कंट्रोल में रखा है और जो लोअर मिडिल क्लास है या गरीब तबका है, उनको सीधे सीधा बेनिफिट मिले, सीधे सीधा वेलफेयर योजनाओं का लाभ मिले, वो काम भी ये सरकार कर रही है। ताकि अगर थोड़ी बहुत महंगाई है तो उसका इंपैक्ट उनसे मिनिमम रहे या बिल्कुल ना के बराबर है। फ्री में राशन दिया जा रहा है, आयुष्मान भारत के तहत फ्री में उनके हेल्थ की व्यवस्था की गई है, गाँव गाँव में सड़क आ रहा हूं अंसारी साहब, आ रहा हूं आपके पास। किसानों को मदद दी जा रही है और फसल बीमा योजना हमने बनाई है। और हम लोग जो 60 साल के बाद मजदूर भाई बहन रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको पेंशन देने का काम भी ये सरकार कर रही है। अटल पेंशन योजना के तहत उनको अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी होती है, मिसहैपनिंग होती है, उनको सपोर्ट देने का काम, एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया गया है जो सबका साथ सबका विकास के आधार पे सबका कल्याण करने का काम। ठीक है, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। अंसारी साहब, जो भारत बंद है कांग्रेस समर्थन कर रही है उसे? पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, जो प्रधानमंत्री जी की जो देश बेचो योजना है उसके अंतर्गत पूरा देश बेचा गया। आज 20 करोड़ से ज्यादा फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के लोग स्ट्राइक पर हैं। वो कौन से लोग हैं? वो बैंक के लोग हैं, वो टेलीकॉम के लोग हैं, वो कोल के लोग हैं, वो स्टील के लोग हैं,
वो इंश्योरेंस सेक्टर के लोग हैं। मेरे भाई भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने बहुत गुणगान किया भाजपा का। उनको मैं बैंकिंग सेक्टर का सच्चाई और आईना दिखाना चाहूंगा। पिछले 7 सालों में 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए हैं। 21 लाख करोड़ का एनपीए बढ़ गया है। 11 लाख करोड़ का लोन वेस्ट किए गए हैं। 8 लाख करोड़ से ज्यादा पट्टे खाते में गए हैं। बैंकिंग सिस्टम जो है हमारे देश का वो चरमरा गया है। आज बैंकिंग सिस्टम ऐसा कर दिया है इन्होंने, बेचने की कगार पे है। कई बैंकों को ये फिर बेच रहे हैं। बीएसएनएल और एफटीएल को ये मर्ज करने वाले हैं। कौन सी एक ऐसी संस्था है जो बता दीजिए बेच नहीं रहे, हर चीज बेचने पे लग रहे हैं। जो अगर आर्थिक सर्वे 2022 का आया था, अगर वो रिपोर्ट अगर आप पढ़ लें तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, क्योंकि हमारे देश पे इन्होंने 136 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया है, जो कि 7 साल पहले 54 लाख करोड़ का था। तो हमारे जो साथी बैठे हैं भाजपा के, शायद उन्हें आईना नहीं पता देश की अर्थव्यवस्था का क्या है, और ये कह रहे हैं मोदी जी ने ये दिया, मोदी वो तो कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल से बेहतर कर दिया उन्होंने। तो बेचने का काम किया है, निजीकरण करके लोगों की नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। आज युवा रोजगार मांग रहा है। ये बहुत देशभक्त पार्टी बनते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या इन्हें पता है कि आज हमारी इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में और जो हमारी नेवी है उसमें कितनी वैकेंसी खाली है? 1,22,000 पद खाली पड़े हैं। रेलवे में 2,63,000 पद खाली पड़े। कब भरोगे भाई, कब भरोगे? लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो एक पिक्चर का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आ रहा हूं खेमचंद शर्मा जी, आ रहा हूं आपके पास, बात पूरी हो जाने दीजिए। देखो, युवा रोजगार मांग रहा है। आज जो हमारे साथी बैठे हैं वो स्ट्राइक पर है। लेकिन अंसारी साहब, क्या बंद ही एक समाधान है? कांग्रेस समर्थन कर रही है इस बंद का। आज हमारा देश अंसारी साहब, इनकी महंगाई से त्रस्त है। ये महंगाई की बात कर रहे थे, हमारी महंगाई भी। अंसारी साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? आज 950 का बिक रहा है। ये महंगा नहीं हुआ आपके हिसाब से? बताइए अंसारी साहब जी। कांग्रेस समर्थन कर रही है ना, तो क्या बंद ही एकमात्र समाधान है? आदमी करे क्या तो करे क्या? जब सरकार गूंगी बहरी सरकार है कि पूरे 1 साल किसानों को उन्होंने रोड पर रखा, आखिर में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हम वापस लेते हैं। तो फिर लेके क्यों आए थे? आप किसान? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी। अंसारी जी, पहले तो ये बताओ कि आपको अंसारी जी बोलिए आप। अंसारी जी बताओ, आपको कश्मीर फाइल से क्या पेट में दर्द है? आपको उन हिंदू सिखों की बताना से क्या दर्द है? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। आज टीवी पे आप कर रहे हैं झूठ है। अरे सच्ची डॉक्यूमेंट्री है, आपको पता नहीं। और इसमें तो 50% सच्चाई भी नहीं है। अभी बहुत सारी सच्चाई है जो पास नहीं पड़ी सेंसर बोर्ड की वजह से, और आप उसको गलत बोलते हो। शर्म आनी चाहिए। बेशरम आदमी हो, टीवी पे बैठ के कह रहे हैं झूठी है। अरे हिंदू सिखों की जान का मैटर नहीं करती। वहां पे 32 साल से जो शर्त बनाया गया है, वो गांधी परिवार ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया, कश्मीर को बर्बाद कर दिया। सच जब लोगों के सामने आता है तो आपके पेट में दर्द होता है, आपको दर्द लग जाते हैं, और आप टीवी पे बैठकर उसको झूठी डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप बताइए क्या पंडितों को खड़े करके गोली नहीं मारी गई? क्या वहाँ पे जो पड़ोसी उनके पास पड़ोसी रहते थे, क्या उन्होंने उनको नहीं मरवाया? क्या वहाँ पे मोहल्ले इकट्ठा होकर हिंदू सिखों को मारा नहीं? लाखों की संख्या में वहाँ से हिंदू मैग्नेट नहीं गए? अंसारी आपके पेट में राजा क्यों बोल रहे हैं? इसका पता चलता है आप मुस्लिम और निश्चित मानसिकता से वहाँ पे बैठे हो। शर्म आनी चाहिए। कैसे आदमी हो? अरे आपके परिवार के साथ ऐसा होता है, यदि आप ऐसा बोलते? महंगाई, रोजगार, महंगाई। अरे महंगाई रोजगार पर ही बात कर रहे थे। आपके पेट में दर्द लगे हुए। आपने कश्मीर फाइल का जिक्र किया। कश्मीर फाइल तो आपके डिस्कशन में था ही नहीं। आपने शुरुआत की, इससे पता चलता है आपको दुख और दर्द होता है। सच्चाई सामने आ रही है, सच्चाई सामने आ रही है, आपसे सहन नहीं हो रही है। 14 पार कर गया पेट्रोल, 114 पार कर गया। बकर कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए, आपने ही शुरुआत की। आपके पेट में क्यों दर्द है? आप बताओ, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है कि कश्मीर फाइल देखी जा रही है? कश्मीर फाइल सच्चाई है। चलिए, आज कश्मीर फाइल मुद्दा नहीं है, कश्मीर फाइल से वापस आ जाते हैं। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, अंसारी साहब, ठीक है, हो गया। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, अंसारी साहब, ठीक है अंसारी जी और शर्मा जी, ठीक है। आज कश्मीर फाइल्स मुद्दा नहीं है। विजय कुमार जी, ठीक है, अंसारी साहब,
सुन लीजिए शर्मा जी, बात पूरी कीजिए, उसके बाद मुझे विजय कुमार जी के पास जाना है। कश्मीर फाइल से लौट आते हैं। आज का हमारा मुद्दा है कि भारत बंद क्यों है, क्या ये राजनीति से प्रेरित है, क्या ये समाधान है बंद, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। कश्मीर फाइल छोड़ दीजिए आज। मैंने तो छोड़ दी, अंसारी जी ने शुरू किया। इसका मतलब पता चलता है कि इनके पेट में दर्द है, इनको परेशानी है, इनको दिक्कत हो रही है। अंसारी साहब एक एक करके, अंसारी साहब एक एक करके, पहले छोड़ दिया था। अब बात आती है कि ये जिस तरीके की ये करते हवाई बातें, अगर ये जमीनी राजनीति करते तो जनता भी इनको एक्सेप्ट करती। आज आप देखिए, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। आज लोगों को हेल्थ की सुविधा मिल रही है। आज हाईवे तेज, आप ये बताओ, ये इतने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, क्या बिना एम्प्लॉयमेंट दिए बन गए क्या? 4 लाख करोड़ लोग बिना एम्प्लॉयमेंट दिए बन गए। अंसारी साहब अपने नंबर पर, ये किसको बिठा लिया यहाँ पे डिबेट में आपने? अंसारी साहब अपने नंबर पर। खेमचंद शर्मा जी बात पूरी कीजिए आप। अंसारी साहब अपने नंबर पर। तो जो 10.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो तेजी से हाईवे बन रहे हैं, वो कैसे बन गए? आप सेना की बात करते हो, सेना को आपने पंगु बनाने का काम किया। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, रफेल आ रहा है, फाइटर प्लेन मिल रहे हैं, भारत में निर्माण हो रहा है, हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। आप किसी भी सैनिक से बात करिए, आपने उनके हाथ बांधे हुए थे, कोई पत्थर मार रहा है मारते रहे, कोई डंडा मार रहा है मारते रहे, आप फिरते रहिए, आपको जवाब नहीं देना। घाटी में भी जवाब देते रहे। अंसारी साहब अपने नंबर पर, अंसारी फिर से बेशर्मी कर रहे हो तुम। अंसारी साहब अपने नंबर पर, हमारी सेना के सवाल, अंसारी साहब अपने नंबर पर। जनता को समझने तो दीजिए कि कौन क्या कह रहा है। अंसारी साहब मेरा निवेदन है आपसे, मैं मौका दूंगा आपको बराबर। अंसारी साहब बराबर मौका दूंगा। सैनिक मारे गए, चीन के 45 से 50 सैनिक मारे गए, ये इंटरनेशनल एजेंसी ने भी बताया है, लेकिन आप जैसे दूसरे दिमाग में बैठता ही नहीं। अंसारी साहब अपने नंबर पर बोलिएगा, जनता को समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, खेमचंद शर्मा क्या कह रहे हैं। आप इधर उधर बातें कर रहे हो। ये त्यागी जी किसको ले आए हो आप? ये किसी भी बात पे तो सही से बात कर। नहीं ठीक है, आप रखिए बात। कैसे बोल सकते हैं किसी को भी लेके आ गए? नहीं, व्यक्तिगत नहीं। खेमचंद शर्मा जी, अंसारी साहब बैठे हैं, सम्मानित हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। आपके जो चापलूस है वो जो बात रखते हैं वो ठीक, लेकिन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो बात रख रही है कि चाइना को डबल नुकसान हुआ, उसमें आपको दर्द। कश्मीर फाइल जो सच्ची डॉक्यूमेंट, उसमें आपको दर्द। अरे हमें भी सच्चा। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। विजय कुमार ठीक है। शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, अंसारी साहब ठीक है, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। विजय कुमार कि नेगेटिव लोगों को उन्होंने अपना नेता बनाया हुआ है। ठीक है विजय कुमार, नेता बनाओगे तो खेमचंद शर्मा जी आ रहा हूं मैं दोबारा आपके पास। तो यही हाल होना है, कुछ नहीं होना। ठीक है, हम लगातार काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे, विकास कर रहे हैं, करते रहेंगे, देश आगे बढ़ता रहेगा, मजबूर है। ठीक है विजय कुमार, खेमचंद शर्मा जी और अंसारी साहब, ठीक है, बहुत समय मिल गया। ठीक है विजय कुमार, री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहाँ जरूरत ज्यादा है वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। विजय कुमार, किन किन मुद्दों पर आपने सरकार से बात करने की कोशिश की और कब सरकार ने बात करने से मना कर दिया? ठीक है खेमचंद शर्मा और अंसारी साहब, 1 to 1 नहीं, विजय कुमार भी साथ हैं। प्राइवेटाइजेशन किसने शुरू किया? प्राइवेटाइजेशन खेमचंद शर्मा जी और अंसारी साहब, अंसारी साहब, खेमचंद शर्मा जी, सुन लीजिए। खेमचंद शर्मा जी ठीक है, खेमचंद शर्मा जी ठीक है। विजय कुमार काफी देर से जुड़े हुए हैं, मैं आऊंगा दोबारा आप लोगों के पास। विजय कुमार, इसमें ये है, देखो पूरा जो हमारा भारत देश है वो 117वां देश से 117वां से 133वें स्थान पर आ गया बेरोजगारी के मामले में। ये आपने ये एज पर रिकॉर्ड है, और देश की पूरी जो हमारी धन संपदा है 75% लोग बेरोजगार है और कम है उनके पास। आवाज नहीं आ रही, बातें कर रहे हैं। 75% भारत में। खेमचंद शर्मा जी बात पूरी हो जाने दीजिए उनकी। अंसारी साहब, खेमचंद शर्मा, अंसारी साहब और खेमचंद शर्मा, पहले विजय कुमार की बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं लूंगा कमेंट आपसे। संपत्ति है जो है वो खाली कुछ लिमिटेड लोगों के पास है, और टाटा अंबानी और ऐसे ही 10-12% लोग हैं, बाकी
देश की जनसंख्या के पास। विजय कुमार, ये राजनीतिक चीजें छोड़कर आप ये बताइए कि किन मुद्दों पर आपने सरकार से बात करने की कोशिश की और सरकार ने कब कब मना किया? देखो, सरकार से हमारी बात ये हमेशा ये रहती है कि हमारे जो पोस्टें खाली पड़ी हुई है हेल्थ पूरे सेक्टरों के अंदर, सरकारी सेक्टर के अंदर, उनको सबसे पहले भरा जाए और जनसंख्या के आधार पे नई पोस्टों का सृजन किया जाए। हमारी निजीकरण की नीति को खत्म किया जाए। पहले प्राइवेट के लिए चलाया, उसके बाद निजीकरण और निगमीकरण, इन नीति को खत्म करके, है ना, जो बेरोजगारी को खत्म कर सबको ज्यादा से ज्यादा नौकरी दी जाए। अब आप कह रहे थे कि भाई हम सबको नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन आप देखो यूपी के अंदर सबको आप राशन दे सकते हो, सबको बाकी चीजें दे सकते हो, तो नौकरी तो नहीं दे सकते, सबको नहीं दे सकते। लेकिन एक परिवार में कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, उनको तो कम से कम नौकरी देनी चाहिए। आज बेरोजगार BA, MA, LLB करके और PhD करके बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनके लिए सोचना चाहिए। अभी रेलवे का देखो, रेलवे में जहाँ पर कोई आवाज उठाता है उनको डंडे मारकर उनको भगा के जेलों में बंद कर दिया जाता है। ये कौन सी सरकार का काम है? कम से कम उनकी बात को सुनो। लेकिन आज पूरी जनता एक हो गया, पूरा देश एक हुआ है किसी मुद्दे पर। शर्मा जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। बेरोजगारी, निजीकरण मुद्दे पर, तो इसको सरकार को सुनना चाहिए। निजीकरण के मुद्दे को हटाकर बैंकों को बेचा जा रहा है। हेल्थ धीरे धीरे मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर को भी इसका छूटा नहीं रहेगा। हेल्थ सेक्टर को भी पहले भी पॉलिसी आई है, लेकिन हेल्थ सेक्टर थोड़ा सा बचा रहा है। लेकिन आज आप देखोगे प्राइवेट के जो हॉस्पिटल्स है, कोरोना काल में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या हुआ? आखिरकार काम तो आए सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज है। जिन लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्होंने अपना घर जमीन बेचकर चल रहा है, लेकिन अभी वो लोग उसके बावजूद भी बच नहीं पाए और वो उस कर्ज को उतारने के लिए उनकी पीढ़ियां की पीढ़ियां आगे खप जाएगी। ये कौन सी पॉलिसी है सरकार की? सरकार को इन पॉलिसी की ओर करना चाहिए और सरकारी सेक्टर को मजबूत बनाना चाहिए, सुदृढ़ बनाना चाहिए। इस पॉलिसी शर्मा जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, बात पूरी हो जाने दीजिए, आ रहा हूं आपके पास, लूंगा मैं। पॉलिसी चल रही है, ये पॉलिसी सरकार संवैधानिक तरीके से, हम लोग अगर जनता आवाज उठाती है तो उस पर पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया जाता है। ये पॉलिटिकल मुद्दा कैसे हो गया? ठीक है, ठीक है। अंसारी साहब, पहले अंसारी साहब जी, अब आप बात रखिए अपनी, जो आप बात कह रहे थे बीच में। मैं यही कह रहा था, मेरे भाई है भाजपा के, वो कह रहे थे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे होंगे, लेकिन मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा। 2014 में NHAI पर केवल 14,000 करोड़ का कर्ज था, आज वो 3.5 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। तो ये कौन सा देश बना रहे हैं जिसने पूरे देश को कर्ज में डुबा दिया है? 136 लाख करोड़ का कर्ज देश पर हो चुका है पिछले 7 सालों में। एनपीए की मैंने बात की थी, 21 लाख करोड़ का बैंक एनपीए हो चुका है। 2004 से पेंशन को लागू नहीं किया गया अभी तक। 8 लाख ठीक है, इन्होंने खिमचंद शर्मा जी, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं जवाब लेने आ रहा हूं आपके पास। पूरी बैंकिंग सेक्टर को नष्ट कर दिया है, पूरी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है, रोजगार देने में ये विफल हो चुके हैं। ये केवल मैनेजमेंट की सरकार हो गई है, टेलीविजन की सरकार हो गई है, विजनलेस सरकार है। और लेकिन भाजपा के लोग जब भी इनसे सच्चाई या कोई तीखे सवाल करते हैं तो ये चिढ़ जाते हैं और डाइवर्ट करने लगते हैं, ये गुस्सा करने लगते हैं। अभी विजय जी ने कहा कि नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, 84% लोगों की देश में आय कम हो गई। क्या इसको भी आप ये कहोगे हमारा एजेंडा है? ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट को भी आप नहीं मानते हो, CMI के आंकड़े नहीं मानते हो। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, आपका राज्य सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। लेकिन अंसारी साहब, ये बात जनता को कांग्रेस क्यों नहीं समझा पा रही? विकास हो रहा है जहाँ पे सबसे आपको रोजगार पे लात मार दी लोगों के। अंसारी साहब, अंसारी साहब, कांग्रेस ये बात जनता को क्यों नहीं समझा पा रही? हमारी मार्केटिंग कमजोर है हर्ष भाई, भाजपा का झूठ 10 किलोमीटर चलता है। तो काम करिए ना अपनी मार्केटिंग पर, किसने मना किया है? नहीं देते, ये डाइवर्ट कर देते हैं। तो मार्केटिंग पर काम करिए। हमारे बैंक अकाउंट में 600 करोड़ रुपया, इनके बैंक अकाउंट में 5,000 करोड़ रुपया है, हम कैसे मार्केटिंग कर लें? 7 साल में क्या बदल नहीं बन लिया, 70 साल में 1,500 रुपए। चलिए ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है, जवाब ले लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी। अंसारी जी क्या एनपीए को समझते हैं? एनपीए होता है कि जो नॉन परफॉर्मेंसिंग एसेट्स हैं, जो पुराने समय मतलब पास्ट में जिनको लोन दिया गया, जिनका लोन सैंक्शन किया गया और वो बाहर आते हैं। वो कब दिए गए लोन? वो यूपीए सरकार में दिए गए, इनके फोन पे दिए गए। अंसारी साहब, अब अंसारी साहब,
अंसारी साहब अब बात पूरी हो जाने दीजिए। झूठ बोल रहे हो। अंसारी साहब बात पूरी हो जाने दीजिए। अब अंसारी साहब और विजय कुमार, आप लोगों ने सवाल पूछे, जवाब ले रहा हूं ना, तो जवाब सुनिए। 36 लाख करोड़ का जो यूपीए में लोन सैंक्शन हुआ, उसी में से एनपीए बने हैं। अब ये बात आती है 75% लोग बेरोजगार हैं, ये हंसी की बात और कुछ नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि हम सभी को रोजगार नहीं दे सकते, मैंने कहा कि सबको हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन हम रोजगार दे रहे हैं और आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। उस पर तेजी से काम चल रहा है। हम लोगों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि 3 या 4 टाइम्स वो मार्केट में हैपनिंग करता है, इकोनॉमी में हैपनिंग करता है और उससे जॉब जनरेट होती है। चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे वो पुलों का निर्माण हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आर्मी का निर्माण हो रहा है, वो सब की सब चीजें जॉब का निर्माण करती हैं। हमारे यहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत हर सेक्टर में तेजी से काम चल रहा है। आज हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। सर सुन लीजिए सम्मान के साथ, आप सीनियर हैं, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। गवर्नमेंट जॉब कोई भी ऐसा देश नहीं है कि 100% या 50% लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब दे सके। हम जॉब मिले, सबको आत्मनिर्भर बने, सबको काम मिले, देश की इकोनॉमी आगे बढ़े, उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम किसी भी चीज को बेच नहीं रहे। रीडिप्लॉयमेंट और री इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पे जिस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, देश को आगे बढ़ने की जरूरत है, वहां पे पैसा लग रहा है। अगर किसी सेक्टर से पैसा निकाला जा रहा है तो दूसरे सेक्टर में जाके इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जेबें नहीं भरी जा रही है, स्विस बैंक नहीं भरे रहे जिस तरीके से कांग्रेस के जमाने भरा जाता था। अरे राजा महाराजाओं का लोगों का पैसा ये 60-65 साल तक खाते रहे और अपने स्विस बैंक भर दें। अब ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों? वो लोगों को जेल में पैसा इतना है कि आज लंबे समय के बाद भी सत्ता से बाहर रहने के बावजूद आपके पास मोटी मोटी गाड़ियां, मोटे मोटे मोबाइल, मोटे मोटे आपके खर्चे चल रहे हैं। वैसे चलिए ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है। मैं आपके टीवी के माध्यम से समस्त देशवासियों को बता दूं, ये सरकार आपके लिए प्रतिबद्ध है, आपकी सेवक है, आपके लिए। ठीक है, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया खेमचंद शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया विजय कुमार जी, आपका तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत बंद को अखिल भारतीय असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस की तरफ से समर्थन मिला है और बीएमएस ने इस बंद में हिस्सा नहीं लिया। बीएमएस ने साफ कर दिया है कि यह राजनीतिक से प्रेरित है, इसलिए हम इस बंद में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने एक संयुक्त मंच से राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जिसमें श्रमिक, किसान और लोगों को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों के विरोध में इस बंद को बुलाया है, जिसमें बैंक कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।